हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। तो आज मैं आ गई हूँ वापस आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं सीटेट का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। और मैंने भी सीटेट का पेपर लास्ट ईयर दिया था। तो सिर्फ समझ लीजिए 15 दिन, एक महीने पढ़ के, एक महीने नहीं 15 दिन मुश्किल से, क्योंकि और एग्जाम थे मेरे, उसकी वजह से समझ लीजिए कि 15 दिन मुझे सिर्फ टाइम मिला था पढ़ने का। और एक मैंने अच्छे से एनालाइज करके इम्पोर्टेंट चीजें निकाल के पढ़ी थी और मेरा पेपर अच्छे नंबर से पास हो गया था। तो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ अपनी एक वीडियो लेकर के। आप इसे पढ़िए, ये मेरी गारंटी है कि आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। तो उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे 30 नंबर का सीडीपी आता है उसमें। तो उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उसमें आती हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप लोग जानते ही होंगे ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे जी, इन्होंने टोटल 32 बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से इनकी जो सबसे पहली बुक थी उसका नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी सबसे पहली बुक थी। वैसे तो ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हाँ एक तथ्य था तो मैंने सोचा बता दूं। अब मेन इनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि ये सिद्धांत में क्या कहना चाह रहे थे, सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला है। तो उसमें सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है स्कीमा, जो हमेशा पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होता है। तो यूं समझिए आप कि कोई छोटा बच्चा होता है, उसे एक छोटी सी चीज बतानी हो या सबसे पहली चीज वो देखता है। जैसे कि ये अभी आप मार्कर ही ले लीजिए, छोटा बच्चा है वो नहीं जानता ये क्या चीज है। सबसे पहले वो ये देखेगा, वो मुझसे आके पूछेगा कि ये क्या है, और मैं उसे बताऊंगी कि बेटा इसको मार्कर कहते हैं। तो सबसे पहले जो मार्कर वर्ड और ये इमेज जो उसके दिमाग में आएगी उसे ही स्कीमा कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। तो यूं समझिए, एक समझ लीजिए आपका दिमाग, एक समझ लीजिए एक अलमारी है, एक बोर्ड है, एक अलमारी है, ये आपका पूरा स्कीमा है। जो डाटा आप देखते हैं वो आप इसमें मैनेज और फिट करके रखते हैं। आपको पता चला ये मार्कर है, मार्कर ऐसे होता है, ये आपकी पहली चीज हुई। आपने कोई दूसरी चीज देखी, ये डस्टर है, दूसरी चीज आपको समझ में आई, अच्छा इसको डस्टर कहते हैं, ये ऐसा दिखता है। इसी तरह समझ लीजिए ये आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो एक स्कीमा क्रिएट करता है, यानी कि एक अलमारी अपनी क्रिएट करता है। उसमें वो सारी नॉलेज जो वो देखता है, जो वो समझता है, उसे उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। उसे ही कहते हैं स्कीमा बनाना। इसके बाद बात करते हैं आत्मसातीकरण और समायोजन। ये दोनों चीजें होती हैं जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आत्मसातीकरण जो होता है, इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कोई जो भी बता दिया उसे आप एज इट इज आपने मान लिया कि हाँ यही होता है। ना कोई तर्क करना, ना आगे कुछ सोचना, ना आगे कुछ समझना। जो भी बता दिया कि ये मार्कर है तो ये मार्कर है, इसे आप पेन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आत्मसातीकरण होता है कि जो जैसी चीज है उसे वैसे का वैसे अपने स्कीमा में ऐड कर लेना। कोई नई जानकारी हो उसे इसी स्कीमा में ऐड कर लेना, समझ लीजिए यही होता है आत्मसातीकरण। ठीक है। और समायोजन ये होता है कि कोई नई चीजें, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, तो ए फॉर एप्पल उसने पढ़ लिया, वो बहुत टाइम तक यही जानता है कि हाँ ए फॉर एप्पल ही होता है। वो जब थोड़ा सा और बड़ा होता है और उसे जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि नहीं, ए फॉर तो एरोप्लेन भी होता है, ये तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने क्या किया, ये जो इसकी ओल्ड जानकारी थी, जो इसकी पुरानी नॉलेज थी, एप्पल को उसने हटा करके वहां पे एरोप्लेन को ऐड कर लिया। यानी कि पुराने डाटा को नए डाटा से चेंज करना या फिर उसमें समायोजन करना, यही होता है समायोजन। इसे ही समायोजन कहते हैं। आत्मसातीकरण होता है जिसमें जो चीज जैसे बताई गई हो उसे वैसे का वैसे अपने स्कीमा में ऐड करना। बट समायोजन ये होता है कि उसमें ऐड नहीं किया जाता है, आप ऐड करते हो बट पुराने वाले को चेंज करके ऐड करते हो, तो उसे समायोजन कहते हैं। और इन दोनों में जब आपका संतुलन अच्छे से बन जाता है, आपको समझ में आ जाता है कौन सा डाटा मुझे अपने स्कीमा में रखना है, कौन सा निकाल देना है, तो उसको हम संतुलीकरण कहते हैं। ये 4 चीजें हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हैं, जो आती हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। इसके क्वेश्चंस भी मैं लगवा दूंगी बाद में, प्रीवियस ईयर भी हम लगा लेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये था इनका कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब बात करते हैं कि इनकी, देखिए इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी।
मतलब मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें कि सबसे पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। ये अवस्था समझ लीजिए ये 0 से 2 साल तक के बच्चों की जो अवस्था होती है उसका नाम इन्होंने संवेदी पेशी दिया या संवेदी प्रेरक भी कहते हैं इसे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यही जानिए इसमें कि ये अपने संवेदी अंगों पर निर्भर होता है। संवेदी अंगों पर निर्भर होने का मतलब ये होता है कि वो अपनी इंद्रियों से लोगों को, चीजों को पहचान पाता है। कोई चीज है वो हाथ से लेकर के ऐसे 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 करके पहचानता है। या बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है, बोल तो सकता नहीं है कि ये मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, पर जब उसकी माँ उसे उठाती है तो वो पहचान जाता है, हाँ ये मेरी माँ ही है जिसने मुझे उठाया हुआ है। तो वो अपनी इंद्रियों से पहचान पाता है। मतलब 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर जो व्यवहार होते हैं उनके वो संवेदी अंगों पर निर्भर होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, मूल प्रवृत्तियां यानी हंसना, रोना, अंगूठा चूसना, ये सारी चीजें मूल प्रवृत्तियों में आती हैं। ये 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर होता है, तो इसे कहा गया है संवेदी पेशी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, समझ लीजिए वस्तु स्थायित्व। ये बहुत समझ लीजिए हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है या फिर ये किस अवस्था में पाया जाता है बच्चे के अंदर। तो वस्तु स्थायित्व मतलब ये होता है कि कोई चीज बच्चे ने देख ली है अगर, तो उसकी इमेज उसके स्कीमा में बन गई। एक बार इमेज बन गई तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा उसके बाद कि कोई ऐसी चीज होती भी है या कभी। देखिए छोटा बच्चा है, आपके घर में है, एक ये चीज है, ये उसके आगे बार बार आ रही है या एक बार भी आ रही है तो वो जान जाएगा हाँ ये कोई चीज है, जिसे मार्कर कहते हैं, इससे लिखा जाता है। धीरे धीरे करके वो चीज जान जाएगा, इसका काम क्या होता है वगैरह वगैरह। मतलब एक वस्तु है इसके बारे में वो जान जाएगा। अगर ऐसा नहीं कि एक बार वो मार्कर देखा है फिर आप उसे गायब कर दिए, फिर आप 2 दिन बाद दिखाओगे तो वो भूल जाएगा ये क्या होता है। वो जानेगा कि ये मार्कर ही है, ये वही मार्कर है। तो ये वस्तु स्थायित्व तो इसी को कहते हैं कि जो चीजें, जो वस्तु बच्चा एक बार देख लेता है वो उसे जानता रहता है कि हाँ ये भी कोई चीज होती है। यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था के बारे में, यानी कि दूसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 साल के बच्चों के लिए कही जाती है। इस समझ लीजिए कि इनकी विशेषताएं और भी हैं, पर जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वही आपके लिए लेकर के आई हूँ। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो एक है ये सबसे पहला जीववाद। ये समझ लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है जीववाद से। अगर देखिए तो जीववाद होता क्या है, अगर आप ध्यान दें आपके आसपास कहीं घर में कोई छोटा बच्चा हो, 2 से 7 साल की कोई बच्ची हो, उसके पास एक गुड़िया हो, उस गुड़िया को वो एकदम अपने पास संभाल के रखती है, उसके साथ खेलती है, उसकी शादी कराती है, उसको लेके सोती है अपने साथ, उसे खाना खिलाती है, तो इसी को जीववाद कहते हैं। यानी कि किसी निर्जीव वस्तु को ऐसा समझना कि वो सजीव है, वो मेरी बहन है, वो भी खाएगी, वो भी चलेगी, वो भी सोएगी, इसी को जीववाद कहा जाता है। 2 से 7 साल तक के बच्चों के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उनके अंदर जीववाद की भावना होती है। वो किसी निर्जीव, एक और एग्जाम्पल आप ध्यान दें, कोई बच्चा होता है जाते जाते गिर गया मान लीजिए, तो उसको जमीन से, फर्श से चोट लग गई, तो क्या करते हैं घर वाले, फर्श को ही मारने लगते हैं। अरे तुमने मेरे बच्चे को मारा, तुमने मेरे बच्चे को मारा, ऐसे करके वो फर्श को ही मारने लगते हैं कि बच्चे को लगता है वो इसको तो मार पड़ गई। या दरवाजे से टकरा गया तो दरवाजे को मार दो, तो खुश हो जाता है बच्चा कि हाँ दरवाजे को मार दिया इसने। तो इसी को जीववाद कहा जाता है कि वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता। उसे लगता है कि हर चीज सजीव है, उसे हम मार रहे हैं तो हम उसे भी, दरवाजे को भी चोट लग रही होगी, इसे ही जीववाद कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर बस यही पूछते हैं कि जीववाद या ये चीजें कौन सी अवस्था में होती हैं। तो बस ये आपको बताना है कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 साल। इसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट जिसे अहम केंद्रितता कहा जाता है। ये 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये बच्चे, उनको लगता है ना बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, सारी दुनिया सिर्फ मुझसे प्यार करे, सिर्फ मेरी बात माने, सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दें, ये तो सभी जानते होंगे कि घर में अगर कोई बच्चा है जो 2 से 7 साल का बच्चा है, वो इतना पॉजेसिव होता है अपने पेरेंट्स के लिए कि अगर मान लीजिए आप उसके मम्मी को जाकर के हक कर लो, पापा को जाकर के हक कर लो, जाके मुंह नोच लेते हैं बच्चे
इसी को यही अहम केंद्रितता होती है। मतलब मामा भी मुझसे प्यार करे, मामी भी मुझसे प्यार करे, पापा भी मुझसे प्यार करे, मम्मी भी मुझसे, सब बस मुझसे ही प्यार करे और किसी से कोई प्यार ना करे। यही चीज होती है अहम केंद्रितता। उनको लगता है जो मैं कह रहा हूँ मैं ही एकदम सही कह रहा हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरी ही बात सबसे सही है। ये बच्चों के अंदर एक भावना होती है जिसे अहम केंद्रितता कही जाती है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अविलोमीयता। अविलोमीयता जानते होंगे आप लोग, विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो यही समझिए कि नियमों को सीधे सीधे तो वो समझ जाते हैं पर उल्टा करने पर नहीं समझ पाते। कि जैसे कि अगर आप ध्यान दें, किसी बच्चे से पूछा जाए 2 + 5 क्या होगा, तो वो बता देगा 7 होगा। पर अभी आप कहो कि 2 लेकर के आओ निकाल के, तो वो नहीं ला पाएगा। यानी कि उसे ये नहीं समझ होगी कि आप 7 - 5 करोगे तो वापस 2 आ जाएगा। ये वाला तो उसे पता रहता है, ये ज्ञान है उसके पास, लेकिन ये ज्ञान नहीं है उसके पास कि हम ऐसे करेंगे तो 2 वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर ऐसे उल्टा भी ध्यान दें हम, तो आप 7 - 5 दे दोगे तो वो 2 कर देगा, लेकिन आप ऐसे उसको कहोगे कि 7 लेकर के आओ तो वो ये नहीं कर पाएगा। इसे ही अविलोमीयता कहते हैं। यानी कि उल्टा करना या आरोही अवरोही, ये चीजें, इन चीजों की समझ बच्चों के अंदर अभी विकसित नहीं हुई रहती है। पूर्व संक्रियात्मक में ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये तो हो गई हमारी पूर्व संक्रियात्मक। अब हम बात कर लेते हैं मूर्त की। अब तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है। इसमें यही होता है, समझ लीजिए बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर थोड़ी समझदारी आ जाती है, उनका विकास थोड़ा, मस्तिष्क का मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास हो गया रहता है तब तक थोड़ा बहुत। तो उसमें ये चीज आती है, सबसे पहले आप देखिए कि यही विलोम्यता इनके अंदर अब आने लगती है। जो कि आप ध्यान दें, यहाँ पर जिसका अभाव था, यानी विलोम्यता का अभाव था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आ जाती है। यानी कि अगर आप उसे 2+ ये वाला रेशियो आप उसको करने के लिए देंगे तो यहाँ पर ये कर लेगा, इसको अच्छे से कर लेगा। छोटा बड़ा कैसे होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये चीजें भी करना बच्चे यहाँ तक सीख जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए जो यहाँ पर जिस चीज का अभाव होता है, इसी के अलावा और भी यहाँ पर जिन चीजों का अभाव होता है, यहाँ पर वो चीजें इनके अंदर आने लगती है। जैसे अहम केंद्रितता ले लें, यहाँ पर होती है लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। तब तक ये समझ जाते हैं कि नहीं, हर कोई, सारी दुनिया मेरे ही आगे पीछे नहीं घूम सकती। इसी तरीके से थोड़ा इनका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास हुआ रहता है। तो इसी के आगे हम बात कर लेते हैं संरक्षण के बारे में। तो संरक्षण अगर आप ध्यान दें तो संरक्षण समझ लीजिए, जैसे देखिए कोई छोटा बच्चा होता है, आप एक 20 रुपए की चॉकलेट ले लीजिए और आप 10 रुपए की 10 टॉफी ले लीजिए। तो बच्चा यही सोचेगा कि ये तो 10 टॉफी है, ये तो ज्यादा है, मैं यही खाऊंगा, मैं यही लूंगा। जो टॉफी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सोचेगा ये ज्यादा है, मैं ये खाऊंगा। लेकिन जब मूर्त संक्रियात्मक आते आते इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये चॉकलेट बड़ी है, ये 20 रुपए की चॉकलेट है, ये ज्यादा अच्छी है, मुझे ये वाली खानी चाहिए। क्वांटिटी ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि इसी की मतलब इस तरह आप देखें तो कोई भी चीज हो, जैसे कोई ग्लास में पानी है, आप देखिए कुछ चौड़ा है, छोटा है ग्लास, तो बच्चे सोचेंगे कि ये छोटा है, इसमें कम पानी होगा। बड़ा ग्लास होगा, पतला बड़ा ग्लास होगा, तो वो सोचेगा इसमें ज्यादा पानी है, तो वो वाला पानी लेगा। इसी को संरक्षण कहते हैं कि मतलब 7 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चों के अंदर संरक्षण आ जाता है। उनके अंदर ये समझ आ जाती है कि आयतन, द्रव्यमान, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। मूल आकृति से अगर उसमें द्रव्यमान में अंतर है तो कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, इन चीजों का फर्क बच्चों में आने लगता है। इसे ही नाम दिया गया है संरक्षण का। इसी तरह हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है कि समझ लीजिए बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इस चीज की समझ आ जाती है कि छोटे से बड़ा करना, बड़े से छोटा लगाना, मतलब आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, या फिर बहुत सारी चीजें इकट्ठी रखी हुई हैं, समझ लीजिए जैसे पशु, पक्षी, फल, ये चीजें अलग अलग मिक्स करके रखी हुई है, तो वो उसे अलग अलग कर सकता है कि हाँ ये पशु है, ये पक्षी है, ये फल है, ये सब्जी है। तो इन चीजों में वर्गीकरण करना बच्चे सीख जाते हैं। यानी कि काफी हद तक उनका इन चीजों में संज्ञानात्मक विकास हो गया रहता है। ये अवस्था रहती है 7 से 12 वर्ष तक। ये यहाँ वर्ष सारे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कितने वर्ष तक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथी और आखिरी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 से ऊपर के बच्चों के लिए होता है, जो 12 से ऊपर वर्ष के बच्चे होते हैं उनको अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत रखा गया है। इनके अंदर काफी हद तक संज्ञानात्मक विकास हो गया रहता है। वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं
और उनके अंदर तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की विशेषताएं आ जाती हैं, यानी कि उन्हें इतना समझ में आ जाता है अगर कोई प्रॉब्लम आप दे दो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी जटिल, अगर आप उन्हें जटिल समस्याएं दे रहे हैं, मतलब जैसे मैथ्स की ही है, तो वो उसे सॉल्व करना सीख जाते हैं। अमूर्त मतलब तार्किक चिंतन, ऐसा नहीं आप कुछ भी बता देंगे वो कुछ भी पढ़ लेंगे। आप कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे का तर्क जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसा है, ये क्यों है, ये कैसे होता है। आपको अगर उन्हें लगेगा तो वो बताएंगे कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। इस तरीके का उनके अंदर आ जाता है कि उनकी इतना विकास, उनके संज्ञानात्मक विकास इतना हो जाता है कि वो अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन ये दोनों अच्छे से करने लगते हैं, समस्या समाधान करने लगते हैं। और जैसे अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि जो चीजें आपके आगे नहीं है, मूर्त रूप से भी आपको नहीं दिख रही हैं, ये उसके बारे में भी चिंतन करने लगते हैं। चिंतन करने लगते हैं मतलब कोई समस्या है, उसके बारे में समाधान उनको करना है तो वो उसके बारे में विचार करने लगते हैं, अपने आप सोचने लगते हैं कि हम इसका कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। या फिर कोई चीज जो उनके आग के आगे नहीं है। अमूर्त का मतलब यही होता है कि जो चीजें अभी आपको दिखाई ना दे रही हूँ प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप से मतलब मूर्त या ठोस रूप से आपको जो ना दिखाई दे रही हूँ अभी, उसे अमूर्त कहते हैं। तो जो चीजें उनके आग के आगे नहीं है, ये उनके बारे में भी विचार करना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, अपना पक्ष रखना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के साथ। ये थी जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं और उनकी प्रमुख विशेषताएं। ये इतना मुझे लगता है सीटेट के लिए मोर देन इनफ है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर इसकी नोट्स आपको चाहिए हो तो हैंड रिटन नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर के ले लीजिएगा।